हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल रूट्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन। गाइस, आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट बहुत ही सेशन को लेकर के आई हूँ, जो कि बीएड एमएड स्पेशल एजुकेशन और जनरल एजुकेशन दोनों के लिए ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यस गाइस, व्हाट यू आर थिंकिंग इज एब्सोल्युटली राइट। दिस इज रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड यू मे कॉल इट रिसर्च इन एजुकेशन और एजुकेशनल रिसर्च ऑल्सो। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज का सेशन रिसर्च का बेसिक इंट्रोडक्शन होगा, बेस होगा यह सेशन। आपको जो है वो रिसर्च मेथोडोलॉजी समझने के लिए जो है वो एक आधार का, जो अपकमिंग सेशंस रहेंगे उनको समझने के लिए एक बेस का कार्य करेगा। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड टू दिस सेशन which is on introduction to research methodology, which is presented by me रेनू उपल। और आज के गाइस जो फोकस पॉइंट होंगे वो होगा, हम लोग डिस्कस करेंगे रिसर्च और उसके कंसेप्ट के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, कुछ रिलेटेड कंसेप्ट है गाइस, डिस्कवरी, इन्वेशन, इन्वेंशन, इनोवेशन, ओके, पर्पस ऑफ रिसर्च और स्टेप्स ऑफ रिसर्च, या रिसर्च किस तरह से एक प्रोसेस है, इसके बारे में जो है हम लोग चर्चा करेंगे गाइस। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। रिसर्च का जब हम लोग नाम लेते हैं तो क्या चीज हमारे सामने सबसे पहले आती है, क्या हम लोग सोचते हैं? क्या ये एक प्रोसेस है इंक्वायरी करने की, इन्वेस्टिगेशन करने की? ठीक है, इट इज अ सोर्स टू इंक्रीज नॉलेज, अपने ज्ञान को बढ़ाने का एक जरिया है, एक तरीका है। केयरफुल, सावधानी से किया गया इन्वेस्टिगेशन है। इन्वेस्टिगेशन है किसी सब्जेक्ट के बारे में डिटेल में जानने में, इन डेप्थ में जाने में। तो कुछ एक ही कंसेप्ट है गाइस जो हमारे दिमाग में आते हैं, तो आइए इनको हम क्लियर करते हैं अपकमिंग स्लाइड्स के माध्यम से। तो सबसे पहले गाइस हम रिसर्च का सिंपल मीनिंग देखते हैं कि रिसर्च शब्द बना कैसे है। एक्चुअल में रिसर्च जो है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है, री प्लस सर्च। ये सर्च अगेन एंड अगेन, क्या आपको दोबारा से सर्च करना है गाइस? रिसर्च इज सर्च फॉर नॉलेज इन अ साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक वे। क्या आप सर्च करना चाहते हैं, क्या हम चीज खोजना चाहते हैं, ठीक है, और क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं? एक्चुअली रिसर्च क्या होता है, हम क्या करते हैं जिसमें एक टॉपिक, एक एरिया, एक प्रॉब्लम, जिसमें हम लोग कुछ नया ढूंढना चाह रहे हैं, कुछ नया सर्च करना चाह रहे हैं। ऑलरेडी उसके बारे में बहुत सारी नॉलेज है, बहुत सारे रिसर्चर ने बहुत कुछ ऑलरेडी सर्च किया हुआ है, लेकिन हम उसमें जो है अपने ज्ञान को जो है वो कंट्रीब्यूट, अपनी रिसर्च के द्वारा जो है वो नॉलेज को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो गाइस, ये नया क्या होता है, ये सर्च करना क्या होता है? ये नया होता है कोई नया तरीका, कोई नए नॉलेज, कोई नए जो है वो मेथड हम ऐड करना चाहते हैं, सर्च करना चाहते हैं, तो यही जो है वो रिसर्च कहलाती है। तो किसी भी फील्ड में यू नो जब हम फाइंड आउट करते हैं किसी भी तरह की काइंड ऑफ नॉलेज में, जब आप फिर से जाकर के कुछ नया खोजते हैं, तो वो क्या कहलाता है गाइस? रिसर्च कहलाता है। ठीक है, तो एक डेफिनेशन देखते हैं क्रेसवेल की। क्रेसवेल ने एक डेफिनेशन दिया इसकी, रिसर्च इज ए प्रोसेस, प्रोसीजर ऑफ स्टेप्स यूज्ड टू गैदर एंड एनालाइज information to increase our understanding of a particular topic or issue। क्या कहना चाहते हैं वो, कि रिसर्च क्या होती है गाइस? एक तरह की प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, इट इज नॉट ए प्रोडक्ट, इट इज ए प्रोसेस। ठीक है, जिसमें कुछ ना कुछ जो है वो स्टेप्स शामिल होते हैं, कोई चरण होते हैं, कोई प्रोसीजर होता है जिसका हम उपयोग करते हैं इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए। फिर उन इंफॉर्मेशन को हम लोग एनालाइज करते हैं ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो इंक्रीज हो सके, किस बारे में? एक पर्टिकुलर टॉपिक और एक पर्टिकुलर इशू के बारे में। जो वो इशू क्या है, वो हमारी रिसर्च प्रॉब्लम है, जिसके बारे में इन डेप्थ हम लोग जो है वो जानना चाह रहे हैं। तो गाइस, यहाँ पर अभी ये दो स्लाइड्स में जो है दो तीन वर्ड आए हैं आपके, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी की बात कर रहे हैं, नॉलेज को इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं। तो कुछ एक एग्जांपल्स है गाइस, तो आपको शायद इन तीनों में जो है थोड़ा सा डिफरेंस जानने में मदद मिलेगी गाइस। इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करें। अब इन्वेस्टिगेट तो पुलिस इंस्पेक्टर भी करता है, उसके पास एक नया केस आया है और पता चलता है कि उस पर ऑलरेडी बहुत सारे केस ऑलरेडी फाइल है, तो ये पुराना एक चोर है जिसकी ऑलरेडी फाइल है, तो वो पुरानी फाइल को मंगवाता, बुलवाता है और उसको अच्छे तरह से उसको इन्वेस्टिगेट करता है, उसको अच्छे तरह से जो है खोजबीन करता है, तथ्य को जानने का प्रयास करता है कि क्या क्या रिकॉर्ड है, किस तरह से है। तो गाइस, ये क्या, ये रिसर्च है नंबर वन।
दूसरी चीज है कि हम इंक्वायरी करते हैं। अब इंक्वायरी हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो हम जाकर के रिसेप्शन पे इंक्वायरी करते हैं, है ना। हम स्कूल या कॉलेज यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो वहां जाकर के हम लोग एडमिशन के बारे में, एग्जामिनेशन के बारे में, या और कुछ हमको जानना है उस कॉलेज के बारे में तो हम इंक्वायरी करते हैं। तो क्या ये रिसर्च है गाइस? ठीक है, तो ये गाइस कुछ एक कोई नई इन्वेंशन हो रही है, कोई नया इन कोई भी नई इंक्वायरी हो रही है, तो ये सब तथ्य जो है गाइस इसमें इंपॉर्टेंट है। ये तथ्य इसका पार्ट है ना, ये प्रोसेस इसका पार्ट है। रिसर्च में इन्वेस्टिगेशन भी होगा, रिसर्च में इंक्वायरी भी होगी, ठीक है। बट रिसर्च जो है इससे कहीं ज्यादा ब्रॉड टर्म है। तो एक एग्जांपल गाइस रिसर्च से रिलेटेड मैं आपको देना चाहूंगी। फॉर एग्जांपल, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो सिबलिंग्स होते हैं उनका बच्चे की सेल्फ हेल्प स्किल की ट्रेनिंग में, डेली लिविंग की स्किल की जो ट्रेनिंग होती है, उनके इन्वॉल्वमेंट का क्या प्रभाव होता है, ठीक है, वेदर प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है। तो द टॉपिक ऑफ रिसर्च में भी द इफेक्ट ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिबलिंग्स इन सेल्फ हेल्प स्किल्स ट्रेनिंग ऑफ चिल्ड्रन विथ मेंटल रिटार्डेशन। ठीक है, तो क्या जानना चाह रहे हैं हम यहाँ पर? हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं या इंटेलेक्चुअली डिसेबल बच्चे हैं, उनकी सेल्फ हेल्प स्किल पे सिबलिंग्स की इन्वॉल्वमेंट का, भाई बहनों की इन्वॉल्वमेंट का क्या प्रभाव पड़ता है, ये जानना चाह रहे हैं। तो दिस इज अ रिसर्च, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स हैं। लॉजिकली आप स्टेप पर, ये एक प्रॉब्लम है, लॉजिकली स्टेप वाइज जो है आप जो है वो हाइपोथेसिस फॉर्म करोगे, और जो है फिर डाटा कलेक्ट करके उसे एनालाइज करके, और फिर आप अपनी हाइपोथेसिस को प्रूव करोगे कि वेदर आपकी हाइपोथेसिस जो है वो सही थी या गलत थी, ठीक है। इफेक्ट ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिबलिंग, सिबलिंग का इन्वॉल्वमेंट क्या होता है। तो आइए आगे मूव करते हैं टॉपिक को। इसी तरह से हम लोग कुछ एक और एग्जांपल्स डिस्कस करते जाएंगे, तो आपको टॉपिक और भी अच्छे से गाइस क्लियर होता चला जाएगा। तो ये कुछ कंसेप्ट है गाइस जो कि अपने आप में कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है वो डिफाइन कर रहे हैं रिसर्च की, ठीक है। तो रैशनल वे ऑफ थिंकिंग, फॉर आर से, ई से एक्सपर्ट की बात कर रहे हैं, सर्च फॉर सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं एस से, ई से एग्जैक्टनेस, ए फॉर एनालिटिकल व्यू, आर फॉर रिलेशनशिप ऑफ फैक्ट्स, सी फॉर क्रिटिकल एंड केयरफुल ऑब्जर्वेशन, और एच फॉर ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क। मीन्स आर का मतलब क्या है? रैशनल। जो रिसर्च होती है वो तार्किक तरीके से सोचना होता है। हम वैसे भी दिन में भी बहुत सारी चीजें हम लोग डेली लाइफ में सोचते रहते हैं, हमें ये क्या करना है, इसके बाद में क्या करूंगी, ठीक है। लेकिन जब आप तार्किक तरीके से कुछ चीजों को सोचते हैं, उसके पीछे कोई लॉजिक होता है, तर्क होता है, रैशनल होता है, तो वो आपकी रिसर्च का पार्ट होता है, ठीक है। आप रिसर्च में एक्सपर्ट होना जो है वो बहुत जरूरी है। इन डेप्थ एग्जॉस्टिव ट्रीटमेंट होना, इन डेप्थ आप जाकर के चीजों को सोचते हैं, ऊपर ऊपर तौर से आप जो है रिसर्च नहीं कर सकते हैं कि हाँ चलते फिरते में चलो प्लान किया, चलो एक रिसर्च करने का मूड है। इन दैट वे यू कैन नॉट डू रिसर्च। रिसर्च में आपको सिस्टमैटिक जो पैटर्न है उसको फॉलो करना ही होगा, इन डेप्थ स्टडी करनी ही होगी। तो उसके लिए आपका एक्सपर्टाइजेशन होना उस सब्जेक्ट पे बहुत जरूरी है, आपका अनुभव होना जो है वो बहुत जरूरी है। सर्च फॉर सोल्यूशन, रिसर्च हमेशा पर्पसफुल होती है, ऑब्जेक्टिव गोल ओरिएंटेड होती है। हम किसी प्रॉब्लम को लेकर चले हैं और हम उसको कहीं पे जाके तो उस रिसर्च क्या होता है नहीं कि इट इज नेवर एंडिंग, तो हम कहीं जाकर के उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को खत्म करेंगे और उसका सोल्यूशन जो है वो लेकर के आएंगे। फिर रिसर्च में क्या होती है, एग्जैक्टनेस होती है, ई फॉर एग्जैक्टनेस, एक्यूरेसी होती है, ठीक है। तो एक्यूरेसी का होना जो है वो बहुत जरूरी है। आगे करेक्टरिस्टिक्स में से हम लोग और भी ज्यादा अच्छे से जानने का प्रयास करेंगे। ए फॉर एनालिटिकल व्यू होता है, एनालिसिस ऑफ डाटा होता है। खाली ऐसा नहीं होता है कि हम सूचनाओं को इकट्ठा कर लेते हैं, फिर उनको इकट्ठा करके उनको विश्लेषित भी करते हैं, तभी हम एक रिपोर्ट या एक रिजल्ट जो है वो जनरलाइज करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं कि मैंने ये किया और इसका जो परिणाम जो है वो, इसका रिजल्ट जो है वो ये है। ये नॉलेज में ऐड होने जा रहा है नया चीज। तो रिलेशनशिप ऑफ फैक्ट्स, है ना, तथ्यों के बीच में संबंधों को जानने का प्रयास करते हैं। दो वेरिएबल्स होते हैं, उन वेरिएबल्स के बीच में दो चर, है ना, दो तथ्य, दो फैक्ट, दो एस्पेक्ट, उनके बीच में क्या कनेक्शन है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, एक को दूसरा किस तरह से प्रभावित कर रहा है, इन चीज को जानने का प्रयास करते हैं। क्रिटिकल एंड केयरफुल ऑब्जर्वेशन होती है, ठीक है, हम क्रिटिकली इवेल्युएट करते हैं, कोई बायसनेस नहीं होती है यहाँ पे, रिलायबिलिटी होती है, वैलिडिटी होती है, ऑब्जेक्टिविटी होती है ना, और सावधानी से हम चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। ऑनेस्टी, एच फॉर ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्ट एंड सोल ऑफ द रिसर्च प्रोसेस। ऑनेस्टी होना बहुत जरूरी है, ठीक है।
और हार्डवर्क, जो चीज जैसी है वैसी आप उसको, मुझे ऐसा लग रहा है इसलिए मैं ये चीज चाहती हूँ और वही रिजल्ट आ जाए, इट्स नॉट पॉसिबल। जो चीज जैसी है उसको वैसा ही प्रेजेंट करना जो है ना। और हार्डवर्क तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही है रिसर्च में, क्योंकि जब आप ऑनेस्टी से चीजें करेंगे, सिस्टमैटिक वे में करेंगे, तो ऑब्वियसली जो है वहां पे आपको हार्डवर्क की जरूरत होगी। तो गाइस ये कुछ एक टर्म है जो कि एक एक लेटर को रिसर्च के जो है एक्सप्लेन करने में आपको मदद कर रही है। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रिसर्च। नाउ मूव टू द डेफिनेशन। अभी एक डेफिनेशन हमने क्रेसवेल की देखी है गाइस। नाउ नेक्स्ट जो है सीसी क्रॉफोर्ड की डेफिनेशन है 1958 में दी थी। क्या कहते हैं वो, कि रिसर्च इज simply a systematic and refined techniques of thinking, employing specialized tools, instruments, and procedure in order to obtain a more adequate solution of a problem. अनुसंधान क्या होता है, सोच समझ के किया गया एक रिफाइन होता है, परिष्कृत, है ना, प्रॉपर वे में एक्यूरेसी होती है। एक टेक्निक्स को हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, थिंकिंग के लिए, सोचने के लिए, ठीक है। कॉग्निटिव प्रोसेस होती है। एम्प्लॉइंग स्पेशलाइज्ड टूल, यहाँ पर हम लोग कुछ स्पेशलाइज्ड टूल, उपकरणों का प्रयोग करते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग करते हैं, जो कि उस पर्टिकुलर रिसर्च प्रॉब्लम से ही रिलेटेड होती हैं, ठीक है। एक पर्टिकुलर प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, क्यों करते हैं, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ मोर एडुकेट सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, ताकि हम बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन उस रिसर्च प्रॉब्लम का खोज सके। तो ये है गाइस डेफिनेशन ऑफ रिसर्च। आइए एक दो डेफिनेशंस और देखते हैं, ताकि आपकी जो ये रिसर्च के टॉपिक है उसकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से जो है वो क्लियर हो सके। तो व्हाट इज रिसर्च, अ केयरफुल इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन करना है जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन केवल इन्वेस्टिगेशन से ही रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन इज अ पार्ट ऑफ द रिसर्च, ओके। और वो कैसा इन्वेस्टिगेशन होगा, केयरफुल इन्वेस्टिगेशन होगा, ओके। और इंक्वायरी, स्पेशली टू सर्च फॉर न्यू फैक्ट्स इन एनी ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो आपको इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी को एक आप मेथड की तरह जो है आप यहाँ पर यूज करेंगे, किस चीज के लिए, नए तथ्यों को खोजने के लिए, किसी भी ब्रांच ऑफ नॉलेज के लिए, किसी भी हर क्षेत्र में रिसर्च होती है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एजुकेशन में ही रिसर्च करें, नो, एवरी, जितने भी नॉलेज के ब्रांचेस हैं, चाहे वो मेडिकल की फील्ड हो, चाहे वो आर्मी में हो, किसी भी आप कोई मर्जी फील्ड ले लीजिए, सब में जो है वो रिसर्च जो है वो होगी, ठीक है। और आप रिसर्च हो सकते हैं, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग को, नॉलेज को इंक्रीज करना है हमें, ठीक है। फिलोसफी में हो सकती है, स्पिरिचुअलिटी में हो सकती है, आप योगा थेरेपी में कर सकते हैं, किसी में भी आपकी जो है वो रिसर्च जो है वो आप कर सकते हैं। लेकिन वहां पे आप क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी को एज अ मेथड जो है हम लोग वहां पे यूज करने जा रहे हैं। नाउ नेक्स्ट और लास्ट डेफिनेशन इज, रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक इंक्वायरी। अब वो इंक्वायरी कैसी होगी, सिस्टमैटिक होगी, व्यवस्थित होगी। टू डिस्क्राइब, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है गाइस, डिस्क्राइब करना, कहीं ना कहीं ये जो है एम्स, पर्पस जो होता है रिसर्च का, उससे कनेक्टेड ये टर्म्स है, कि डिस्क्राइब करना चीजों को, प्रॉपर वे में उनको हम एक्सप्लेन करेंगे, प्रिडिक्ट कर सकते हैं रिसर्च से, और कंट्रोल कर सकते हैं। क्या क्या, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, प्रिडिक्ट एंड कंट्रोल द ऑब्जर्व फिनोमिना, जो फिनोमिना जो घटना हमने अवलोकित की है, जिसको हमने ध्यान से देखा है, उसको हम डिस्क्राइब कर सके, उसके बारे में कोई भविष्यवाणी कर सके, उसको एक्सप्लेन कर पाए, और उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये कैसे होगा, जब आप सिस्टमैटिक रूप से इंक्वायरी करेंगे। इट इन्वॉल्व्स इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड्स। तो यहाँ पर हम लोग आगमन और आगमनात्मक और निगमनात्मक, ठीक है, इंडक्टिव और डिडक्टिव। इंडक्टिव क्या होता है गाइस, जब हम स्पेसिफिक टू जनरल चीजों को लेकर के जाते हैं। और डिडक्टिव मेथड्स क्या होती है, जब जनरलाइज से हम लोग स्पेसिफिक चीजों की ओर जाते हैं। अपकमिंग सेशंस जब आएंगे गाइस, तो हम रिसर्च मेथोडोलॉजी को और डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। तो ये दो मेथड्स है रिसर्च में जो यूज की जाती है, उनको हम लोग और डिटेल में जो है वो पढ़ेंगे। तो अभी इतना ही जानना जो अभी इनफ है आपके लिए। इंडक्टिव मीन स्पेसिफिक टू जनरल, ठीक है, मीन्स एग्जाम्पल से थ्योरी की तरफ जब हम लोग जाते हैं। और डिडक्टिव मीन्स जनरल टू स्पेसिफिक, जब आप थ्योरी से स्पेसिफिक किसी एग्जाम्पल की तरफ सीखने का प्रयास करते हैं, तो वो हमारी डिडक्टिव होती है, ठीक है। तो गाइस ये था आपका रिसर्च की डेफिनेशंस। ना हम मूव कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च के बारे में, की विशेषताएं क्या होती हैं गाइस रिसर्च की।
गाइस अभी तक हमने डेफिनेशन, मीनिंग, रिसर्च का देखा। अब हम जानना चाह रहे हैं कि करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, क्या विशेषताएं होती हैं किसी भी प्रकार के अनुसंधान की। तो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे कॉमन, और इवन इसमें कुछ है कि आपको टॉपिक कैसे लगेंगे, आपको कंटेंट जो रिपीट होते हैं, क्योंकि डेफिनेशन से ही मैंने आपको हमेशा बताया कि करेक्टरिस्टिक्स जो है वो निकल करके आती है। तो सबसे पहले करेक्टरिस्टिक्स और फॉरमोस्ट करेक्टरिस्टिक्स है गाइस ऑब्जेक्टिविटी। जो रिसर्च होती है उसमें निष्पक्षता या वस्तुनिष्ठता जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ये निष्पक्षता या वस्तुनिष्ठता का इस क्या होती है कि रिसर्च में बायसनेस का कोई स्थान नहीं होता है। ठीक है, इसमें बायसनेस की कोई जगह नहीं होती है। हम रिसर्च में जो भी डाटा जो है वो हम कलेक्ट कर रहे हैं वो सिस्टमेटिकली आप डाटा को कलेक्ट करेंगे। ठीक है, जो भी आप सूचनाएं इकट्ठी कर रहे हैं उन पर उनमें आप मतलब कि जैसे ही हैं आप उनको वैसे की वैसे ही आप रखेंगे। रिजल्ट चाहे जो भी आ रहा है, आपकी हाइपोथेसिस जो है वो प्रूफ हो रही है या नहीं हो रही है, तो आप जो है उसको एज इट इज जो है आप उसको रखने वाले हैं। ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है, मुझे कैसा लगता है इसलिए ये होना चाहिए नहीं। ठीक है, जो जैसा रिजल्ट आया है वैसा का वैसा ही आप जो है वो सामने रखेंगे। तो ऑब्जेक्टिविटी होना जो है वो निष्पक्षता, किसी भी प्रकार के बायसनेस जो है उसका स्थान जो है इस रिसर्च में नहीं होगा। रिसर्च में क्या होगी, ऑब्जेक्टिविटी होगी, वस्तुनिष्ठता होगी। ठीक है, अब दूसरा जो है वो क्या होती है आपकी कैरेक्टरिस्टिक, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है गाइस, यथार्थता। यथार्थता मतलब सटीकता जिसे आप लोग बोलते हैं। जो भी रिसर्च होती है उसमें एक्यूरेट होना जो है वो बहुत जरूरी होती है। ये एक्यूरेसी क्या होती है गाइस, क्योंकि रिसर्च जो है वो वैलिड होती है, आप इस पे रिलायबल कर सकते हैं आप, क्योंकि इसमें जो है वो लॉजिकल होती हैं चीजें जो हैं। ठीक है, इस सिस्टमेटिक प्रोसेस से जो है आपने इस नॉलेज को जो है आपने गेन किया है, इसीलिए आप कह सकते हैं कि हाँ इसमें जो है वो सटीकता है, यथार्थता है। आप इस पे आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, ये एक्यूरेट होगी, ये बिल्कुल सही है। फॉर एग्जाम्पल गाइज, जैसे कोविड वैक्सीन जो आई थी हमारे सामने, और जब हमने हमने कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं किया था, है ना, क्योंकि हमें पता है इस इतने सेंसिटिव समय पर जो है ये सारी चीजें जो हमारे सामने रखी जा रही हैं, देश के सामने, लोगों के सामने जो है रखी जा रही है, वो एक कहीं ना कहीं उसमें एक्यूरेसी है ही है, क्योंकि ये बहुत बड़ी रिसर्च के बाद ये हमारे सामने लेकर के आए हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा, आंख बंद करके उस पर भरोसा करा, और हम सब ने जो है वो वैक्सीन जो है वो चाहे फर्स्ट डोज ली या सेकंड डोज ली, हमने उसको सब ने जो है वो एक्सेप्ट किया, और सब ने जो है इवन उसका बेनिफिट भी उठाया, और काफी हद तक चीजें जो है गाइस वो कंट्रोल भी हुई उससे। ठीक है, तो किसी भी प्रकार का इसमें कोई पक्षपात नहीं होता है। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्टिविटी होती है, इसमें रिलायबिलिटी होती है, वैलिड होती है चीजें। इसीलिए गाइस हम कह सकते हैं कि इसमें रिसर्च में एक्यूरेसी होती है, और एक्यूरेसी की वजह से ही हमारा जो है इस पे विश्वास जो है वो बनता है। ये रिसर्च जी, कोई भी रिसर्च है उसका रिजल्ट आया तो हम बोलते हैं कि नहीं इसमें एक्यूरेसी है, क्योंकि बहुत ही सिस्टमेटिक वे भी चीजों को किया जाता है रिसर्च में। ठीक है, तो नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है गाइस वो है आपकी रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब होता है गाइस विश्वसनीयता। अब ये विश्वसनीयता क्या होती है गाइस, कि हमने कोई भी रिसर्च गाइस जब हमने करी है, तो जब हम उसको फिर से की गाइस उसको दोबारा से हम रिपीट कर रहे हैं उन्हीं सिचुएशंस में, उन्हीं सर्कमस्टांसेस के अंदर लेकिन ध्यान रखिएगा कंडीशन सेम होनी चाहिए, वेरिएबल सेम, कंडीशन सेम, मेथड सेम, टूल सेम। तो रिजल्ट भी यदि सेम आ रहे हैं तो आप कह सकते हो कि जो रिसर्च जो है वो क्या है, वो रिलायबल है। ठीक है, वो रिसर्च क्या है, वो रिलायबल है। कोई भी टूल जो है वो रिलायबल है। मान लीजिए किसी रिसर्च के माध्यम से हमने टूल बनाया, आईक्यू का कोई टूल बनाया इंटेलिजेंस को मापन करने का, तो आप कैसे कहेंगे कि वो टूल जो है वो रिलायबल है, क्योंकि वो टूल किस चीज के लिए बनाया जा रहा है, जो टूल जो है वो आईक्यू को मापने के लिए, है ना, हमारी बुद्धिलब्धि को मापने के लिए बनाया जा रहा है। तो यदि हमने देखा है कि यदि उस व्यक्ति की जो है इंटेलिजेंस जो है वो यू नो अबव एवरेज है, ठीक है, अबव एवरेज जो है वो आईक्यू आ रहा है, तो यदि आप सेम कंडीशन में सेम सब्जेक्ट का सेम सिचुएशन में जो है दोबारा से जब आप आईक्यू करेंगे टेस्ट, सेम टेस्ट के द्वारा, तो आईक्यू जो है अबव एवरेज ही आएगा। और यदि सेम आ रहा है तो यू कैन से कि ये जो टूल है ये रिलायबल है, आप इस पे विश्वास कर सकते हैं, है ना। है ना, आप किसी फ्रेंड की बात करें तो आप किस फ्रेंड को बोलेंगे कि ये रिलायबल है, जो हर सिचुएशन में सेम बात कह रहा है।
ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना, उसको तो विश्वसनीय कभी नहीं बोलेंगे ना कि वो आज जिसने एक बात कही है उसी उसी बारे में दूसरी बार में दूसरी बात कह दी है, तीसरी बार में तीसरे, अब क्योंकि ये बंदा विश्वास योग्य नहीं है। ठीक है, तो यही चीज गाइस रिसर्च पर भी लागू होती है कि रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि उसके रिजल्ट जो है वो सेम सिचुएशन में रिपीट करने पर भी जो है वो सेम ही आएंगे, तो इट मीन्स रिलायबिलिटी। अब एक और टर्म है गाइस वैलिडिटी, जो अक्सर कंफ्यूज करती है, दैट इज कॉल्ड वैधता। रिसर्च जो है वो कैसा होना चाहिए, वैध होनी चाहिए। इस वैध का मतलब क्या होता है, इन रिसर्च वी डू व्हाट वी सपोज टू डू। ठीक है, रिसर्च का मतलब क्या होता है कि जो रिसर्च है, ये जो भी रिसर्च से जो हमें नॉलेज जो मिल रही है, या जो टूल जो हमने प्रिपेयर किया गया है, वो टूल आप वैलिड कब मानोगे, जब वो टूल जिस पर्पस से बनाया गया है, यदि वो उस पर्पस को सॉल्व कर रहा है तो वो वैलिड है, वैध है। फॉर एग्जाम्पल, एक घड़ी है, घड़ी किस लिए बनाएगी, समय देखने के लिए, है ना। मोबाइल किस लिए बनाया गया है, मोबाइल का प्राइमरी फंक्शन क्या है कि हम एक दूसरे से बात कम्युनिकेट कर सके दूरी ऊपर होने पर भी। लेकिन गाइस मोबाइल कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहा है, सक्षम ही नहीं है उसको करने में, घड़ी जो है वो समय नहीं देख पा रही है, इसका मतलब वो वैलिड नहीं है। जिस पर्पस से हम किसी चीज को बना रहे हैं, यदि वो चीज वो नहीं कर पा रही है, इट मीन्स वैलिड नहीं है। तो रिसर्च जो है वो वैलिड होनी चाहिए, यानी जिस उद्देश्य से, फिर से कि ध्यान दीजिएगा, इफ यू वांट यू कैन नोट, इन रिसर्च वी डू व्हाट वी आर सपोज टू डू। हम क्या करते हैं, जो हमें करना चाहिए। ठीक है, जो हम हमारा उद्देश्य है वही हम यदि कर रहे हैं तो ही रिसर्च जो है वो वैलिड होगी। पता चले कि हम जॉब सेटिस्फेक्शन के ऊपर रिसर्च कर, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम टीचर्स का जॉब सेटिस्फेक्शन को जो है वो मेजर करना चाह रहे हैं। ठीक है, और हमने जैसे जैसे रिसर्च मूव करी, हम तो स्ट्रेस को मापन करने लगे, स्ट्रेस को, तो इसका मतलब है रिसर्च क्या होगी, रिसर्च वैलिड नहीं होगी। जिस ऑब्जेक्टिव के साथ आप चले हो वही, अगर आपने टीचर्स के मेंटल हेल्थ को जो है आपने मापन करना है, तो मेंटल हेल्थ को ही आप मापन करेंगे, तभी रिजल्ट रिसर्च जो है वो वैलिड होगी। तो वैलिडिटी मीन्स जिस चीज का, अब आपने, अगर आप बच्चों की हाइट का मापन करने चले हैं तो हाइट ही रहेगी एंड तक, रिजल्ट तक, आप जो है वो वेट को बीच में नहीं ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो एक्यूरेसी, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ये जो है रिसर्च के गाइस कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और आप बेस कह सकते हैं, इनके बिना, एक के बिना भी रिसर्च पॉसिबल नहीं हो सकती है। फिर वो क्या कह रहे हैं कि रिसर्च कैसी होती है, रिसर्च जो है वो लॉजिकल होती है। ये लॉजिकल क्या है, यानी कि रिसर्च तार्किक होती है, इनके पीछे कुछ ना कुछ तर्क होता है हर चीज के पीछे, है ना। कोई भी है चीज हम हैप्पैज़ार्ड वे में नहीं करते हैं, मेरा मन कर रहा है इसलिए मैं से, इसमें कोई सब्जेक्टिविटी की बात नहीं होगी, हर चीज का आपके पास रीजन होगा, आपके पास जस्टिफिकेशन होगा, आपके पास उस चीज का तर्क होगा कि मैंने स्पेशल एजुकेटर्स की मेंटल हेल्थ को ही क्यों लिया। ठीक है, लॉजिक, मैंने स्पेशल एजुकेटर के मेंटल हेल्थ को चेक करने के लिए इस पर्टिकुलर टूल को ही क्यों चूज कर रही हूँ, देन लॉजिक होना चाहिए। ठीक है, मैं स्पेशली आईडी के ही स्पेशल एजुकेटर्स को चूज करके रही हूँ, इसके पीछे भी लॉजिक होगा। तो जब आप इन सब लॉजिक का जो है वो आंसर दे पाएंगे, आपके पीछे हर एक क्वेश्चन का इनका सबका लॉजिक होगा, तभी आपकी रिसर्च जो है वो लॉजिकल कहलाएगी। ठीक है, फिर आपका क्या कह रहे हैं, क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी क्या होती है गाइस, ट्रस्ट वर्दी, है ना। क्रेडिबिलिटी का मतलब क्या होता है, ट्रस्ट वर्दी, और जब आप इसका मतलब देखेंगे तो गाइस साख या विश्वसनीयता बताता है, जिसमें आप, अब हम क्वेश्चन आएगा, और कई बार गाइस पूछा भी जाता है, नेट में भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि रिलायबिलिटी और आपका जो है क्रेडिबिलिटी में डिफरेंस जो है वो क्या होता है। ठीक है, तो दोनों में ही विश्वसनीयता की बात कर रहे हैं, तो जो गाइस बेसिक सा डिफरेंस है, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। जब हम रिलायबिलिटी की बात करते हैं गाइस, तो यहाँ पर जब आप चीजों को दोबारा से, आप जब उसके रिजल्ट्स को देखने का प्रयास करोगे, तो सिचुएशन, मेथड, सैंपल सब कुछ सेम होगा, तो गाइस जो है वो रिसर्च जो है वो रिलायबल कहलाएगी। लेकिन यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं क्रेडिबिलिटी की गाइस, तो क्रेडिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आपकी जो रिसर्च है उसमें आपने प्राइमरी डेटा को आप यूज कर रहे हो या सेकेंडरी डेटा को यूज कर रहे हो। ठीक है, तो प्राइमरी डेटा के ऊपर जितना ज्यादा आपकी जो है रिसर्च, आपकी जो बेस्ड होगी गाइस, आपके रिसर्च की क्रेडिबिलिटी जो है वो उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, अब विश्वसनीयता वहां भी आ रहा है, विश्वसनीयता यहाँ भी आ रहा है, लेकिन हमने ध्यान देना है
क्रेडिबिलिटी में किस चीज की बात कर रही है कि ट्रस्ट कितना आप कर सकते हो। ट्रस्ट, अब देखिए अब क्वेश्चन आता है कि जी प्राइमरी डाटा क्या होता है और सेकेंडरी डाटा क्या होता है गाइस। ठीक है, तो प्राइमरी डाटा वो डाटा होता है जो आपका फर्स्ट हैंड डाटा हो, तो जो आपने खुद ने जो है फील्ड में जा करके डायरेक्टली फेस टू फेस जो है वो डाटा को आपने कलेक्ट करा है आपका खुद के अनुभव से। ठीक है, आपका खुद का कलेक्शन किया हुआ है। और सेकेंडरी डाटा क्या होता है, जो आपने किसी और के द्वारा जो है डाटा जो है आपने कलेक्ट करा है और आपने उसको यूज किया है, चाहे वो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हो सकती हैं, कोई भी सोर्सेस हो सकते हैं नॉलेज के। आपने वो ऑलरेडी रेडीमेड डाटा है, ऑलरेडी कलेक्टेड है किसी के द्वारा, और आपने अपनी रिसर्च में जो है उसका उपयोग जो है वो कर लिया है। ठीक है, तो क्रेडिबिलिटी रिसर्च की कब साबित होगी, जब आप बेस्ट मेथड, बेस्ट डाटा और बेस्ट प्रोसीजर, बेस्ट टूल का उपयोग करके जब आप रिसर्च को करेंगे, तो आपकी रिसर्च की जो है वो क्रेडिबिलिटी जो है, विश्वसनीयता जो है वो बढ़ जाएगी। तो कोई भी चीज बेस्ट टूल बेस्ट डाटा कब होगा, जब आपकी चीजें फर्स्ट हैंड होगी, आप खुद से जो है वो चीजों को कर रहे हैं, आपका डाटा जो है, आपकी जो इंफॉर्मेशन जो है वो प्राइमरी डाटा पे बेस्ड होगी। ठीक है, आप मानते हैं ना, जब हम केस हिस्ट्री या कोई भी ऐसी चीज कलेक्ट करते हैं, तो जो मैंने कलेक्ट की है खुद से, मुझे उस पर ज्यादा क्रेडिबिलिटी होगी, मुझे उस पर ज्यादा वो बेस्ट होगा। ठीक है, लेकिन किसी और के द्वारा, क्योंकि उन्होंने कलेक्ट करा, तो मुझे नहीं मालूम उन्होंने किस सिचुएशन में करा था, उन्होंने सही डाटा कलेक्ट किया भी है कि नहीं किया गया। तो गाइस ये होता है क्रेडिबिलिटी। ध्यान दीजिएगा, क्रेडिबिलिटी, प्राइमरी डाटा, ट्रस्ट वर्दी, बेस्ट मेथड, बेस्ट मेथड टू कलेक्शन ऑफ डाटा, बेस्ट प्रोसीजर, बेस्ट टूल, तो उतना ही जो है वो रिसर्च कैसी होगी, क्रेडिबल होएगी। ठीक है, तो आगे मूव करते हैं गाइस। क्या कहना चाह रहे हैं, सिस्टमेटिक प्रोसेस। रिसर्च कैसी होती है गाइस, सिस्टमेटिक होती है। सिस्टमेटिक का मतलब है कि सबसे पहली चीज तो प्रोसेस से ही समझ में आ रहा है कि रिसर्च क्या है। इसमें सीरीज ऑफ स्टेप्स होगा। क्या होगा, सीरीज ऑफ स्टेप्स होगा, और वो सीरीज में होगा तभी जो है जो है वो एक सिस्टमेटिक होगा, है ना, कि सबसे पहला पहला स्टेप, फिर उसके बाद उसका दूसरा स्टेप, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर ये। तो गाइस ये होगा आपका सिस्टमेटिक प्रोसेस। तो अब मैं यहाँ आपसे जानना चाहूंगी कि रिसर्च के क्या स्टेप्स होते हैं, है ना। रिसर्च के स्टेप, तो जब आप अलग अलग बुक्स अलग अलग साइट्स पे देखेंगे, तो गाइस कहीं पे 7 स्टेप बताएगा, कहीं पे 8 बताएगा, कहीं पे 9 स्टेप्स बताएगा। ये कॉमन नंबर है जो आपको देखने के लिए मिलेगा, तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं गाइस, इनमें से गलत कुछ भी नहीं है। ठीक है, बस आपको एक प्रोसेस जो है वो सही वे में जाननी है। आप चाहे 7 स्टेप करिए, 8 करिए या 9 करिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो उसके अंदर होने जो है वो बहुत ही जरूरी है, जिसको मैं जो है आपके सामने लेकर के आई हूँ, सिस्टमेटिक। तो गाइस ये प्रोसेस है। अब वो 7 स्टेप में हो जाए, अगर एक स्टेप को हमने 2 में स्प्लिट कर दिया, तो वो 8 स्टेप हो गए। ठीक है, एक और स्टेप को हमने 1 2 में और स्प्लिट कर दिया, तो वो 9 स्टेप बन जाएंगे। लेकिन बेसिक जो स्टेप्स है गाइस वो यही रहेंगे आपके। ठीक है, तो हमको क्या है, हमको प्रोसेस समझना है, नंबर पे कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। तो रिसर्च को जब हम एक सिस्टमेटिक प्रोसेस बोल रहे हैं, तो क्या क्या स्टेप्स होंगे। तो सबसे पहला स्टेप्स होगा गाइस, जब भी हम कोई कुछ रिसर्च करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमारे पास एक रिसर्च प्रॉब्लम होनी चाहिए। हमने कहा था ना, री प्लस सर्च, तो हमें खोजना है, कुछ नया खोजना है ना, या ऑलरेडी किसी ने कुछ सर्च किया हुआ है, तो उसमें से हम एक प्रॉब्लम को निकाल करके आइडेंटिफाई करके कहाँ पे गैप रह गया है, क्या चीज है जो छूट गई है, क्या चीज है जिसको हम एक नए तरीके से खोज सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम, अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। फिर हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गई, फिर हम उसके ऊपर लिटरेचर रिव्यू करते हैं। लिटरेचर रिव्यू क्यों करते हैं, है ना, हमारे पास जो भी लिटरेचर है उनको हम जो प्रॉपर वे में रिव्यू इन डेप्थ उसके अंदर जा करके ढूंढने का प्रयास करते हैं, ताकि हमारी उस टॉपिक के बारे में अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेटर हो सके। हम ढूंढने का प्रयास करते हैं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर और कितनी रिसर्च हो सकती है, किन किन लोगों ने किस तरीके से क्या मेथड लगाया था, क्या क्या सैंपल लिया था, क्या प्रोसीजर, क्या टूल यूज किया था, और किस तरह से जो है वो रिसर्च किया था। और अब मैं इसमें क्या, क्योंकि आप किसी भी रिसर्च को रिपीट नहीं कर सकते कि जी ए पर्सन ने कोई एक रिसर्च करी है, मैं उसी को उठा के दोबारा से कर ले, तो दोबारा से करने का क्या फायदा, ऑलरेडी वो तो प्रूव हो चुकी है ना। आप उसमें क्या नया करने जा रहे हैं, ये चीज, ये इंसाइट जो है आपको कौन देगा, ये आपको लिटरेचर रिव्यू देगा गाइस। इसीलिए रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो है उसको बैकबोन ऑफ द रिसर्च कहते हैं।
ठीक है। पूरा रिसर्च जो है गाइस इसी के ऊपर बेस्ड होता है, आपको डीपर अंडरस्टैंडिंग देता है आपका जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर है। फिर हम क्या करते हैं, हमें पता चल गया रिव्यू ऑफ लिटरेचर, हमें बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई कि इससे पहले लोगों ने इस टॉपिक के ऊपर क्या, कितना और किस प्रकार कर रखा है, और मैं क्या नया करने जा रहा हूँ। फिर क्या करते हैं गाइस, हम उसके बेसिस पे हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करते हैं। हाइपोथेसिस क्या होती है, उपकल्पना होती है। अपकमिंग सेशंस में हम लोग इसको डिटेल में, पूरा टॉपिक है गाइस रिसर्च का, पूरा एक स्टेप है, ठीक है। बहुत सारी चीजें इससे जुड़ी हुई हैं, बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स से जुड़ा हुआ है। तो हम जो है यहाँ पर सिंपल मीनिंग देखना चाहेंगे, उपकल्पना, यानी जो मैंने अपना एक टॉपिक सेलेक्ट करा है रिव्यू से, और भी अपनी उसके ऊपर ऊपर क्लैरिटी जो है वो की है उस टॉपिक के ऊपर। अब मैं क्या करती हूँ, टेंटेटिव सॉल्यूशन लेकर के चलती हूँ। हाइपोथेसिस मींस टेंटेटिव सॉल्यूशन। मान लिया मैं अपना जो है वो एक सॉल्यूशन मैंने बनाया है कि मेरे अनुसार इस चीज का जो है सॉल्यूशन जो है वो ये होगा, मेरे अनुसार ये जो टॉपिक है इसका रिजल्ट ये होगा। अब भैया जो मैं सोच के चल रही हूँ क्या सब कुछ सही हो सकता है? हो सकता है कि जो मैं मान के चल रही हूँ वो सही भी हो और सही ना भी हो, है ना। हो सकता है वो सही साबित हो एंड में जाकर के, और हो सकता है कि वो सही साबित ना हो, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, उपकल्पना को, रिजल्ट को पहले से ही मान लिया हमने, बिना अभी कुछ किए पहले से ही मान करके, दैट इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। फिर हम क्या करते हैं, रिसर्च डिजाइन तैयार करते हैं। व्हाट इज रिसर्च डिजाइन गाइड? इट इज ए ब्लूप्रिंट, पूरे रिसर्च का एक प्रिंट, एक नक्शा हम लोग तैयार करते हैं कि जी रिसर्च कैसे कैसे स्टेप वाइज की जाएगी, इसका डिजाइन क्या होगा, इसमें कौन सा मेथड यूज करेंगे, है ना, किस तरह की रिसर्च होने वाली है मेरी, कौन सी मेथड, कौन सा टूल, सैंपल क्या होगा गाइस, कौन से एरिया में मैं इसको करने जा रही हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो डाटा कलेक्शन किस हिसाब से क्या होगा, क्या क्या स्टेटिस्टिकल टूल मैं इसके ऊपर लगाऊंगी इसको एनालाइज करने के लिए, एंड सारी चीजें जो है वो, ये सारी चीजें किसमें फ्रेम आउट होंगी, आपकी रिसर्च डिजाइन के अंदर होंगी। और फिर उसी रिसर्च डिजाइन को जो नक्शा तैयार करा है उसी के बेस पे हम क्या करेंगे, हमने जो सिलेक्ट किया है कि सैंपल कितने होंगे और कहाँ से लिए जाएंगे, क्या पॉपुलेशन होगी, उसमें से हम सैंपल सेलेक्ट करके, और जो हमने टूल माना है, टूल हमने डिसाइड किया है, चाहे हम खुद बना रहे हैं टूल या हम किसी का टूल बना बनाया जो है वो ले रहे हैं, तो हम उसके बेसिस पे क्या करेंगे, डाटा को कलेक्ट करेंगे, सूचनाओं को इकट्ठा करेंगे, ठीक है। अभी बताया था डाटा कलेक्शन के दो तरीके हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी में हम खुद से फर्स्ट हैंड डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, और सेकेंडरी डाटा गाइस किसी की रेडीमेड डाटा को जो है हम लोग किसी भी सोर्स से जो है वो प्राप्त कर रहे हैं। फिर याद दिलाऊं, क्रेडिबिलिटी कब बढ़ेगी इस रिसर्च की, जब आपका डाटा जो है वो प्राइमरी डाटा होगा, आपकी रिसर्च प्राइमरी डाटा पे बेस्ड होगी मैक्सिमम, ठीक है। तो डाटा को कलेक्ट कर लिया, अब खाली कलेक्ट करने से थोड़ी ना काम चलेगा, कलेक्ट करने के बाद हम उसको क्या करेंगे, विश्लेषित करेंगे, एनालाइज करेंगे, और एनालाइज करके हम सिस्टमेटिक तरीके से फिर हम उसका विश्लेषण करेंगे, क्योंकि लोगों को इससे कुछ लेना देना नहीं, इतनी सारी प्रोसेस के, उनको तो क्या चाहिए, उनको रिजल्ट चाहिए, उनको कंक्लूजन चाहिए, क्या किया आपने, आप हमें दो लाइनों में अपना निष्कर्ष बताइए कि क्या लेकर के आए अपनी रिसर्च के दौरान, दैट इज कॉल्ड रिपोर्ट राइटिंग, जिसको हम लोग ये पूरी रिसर्च को समराइज करके अपनी एक रिपोर्ट में लिख करके जनरलाइज कर देंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे कि जी ये रिसर्च मैंने की, और ये रिसर्च में ये जो प्रॉब्लम थी ना, ये हाइपोथेसिस, उसका रिजल्ट ये आया, क्लियर। तो ये गाइस इसकी प्रोसेस होती है, तो बिल्कुल भी नंबरों पर नहीं जाना है, इतने प्रोसेस स्टेप, इतने स्टेप, ये सारी चीजें उसमें कवर होनी चाहिए। अब इसको चाहे आप 7 स्टेप में डालिए, चाहे 5 में डालिए, चाहे 9 में डालिए, चाहे 12 में डाल दीजिए, क्लियर। तो ये थी आपकी सिस्टमेटिक प्रोसेस। नाउ साइक्लिकल प्रोसेस, कहते हैं कि ये चक्रीय प्रक्रिया है। अब ये साइक्लिकल प्रोसेस कैसे है गाइस, इट मीन्स नेवर एंडिंग प्रोसेस, इट मीन्स नेवर एंडिंग प्रोसेस। नेवर एंडिंग का मतलब क्या होता है गाइस, तो गाइस हम डिस्कस कर रहे हैं कि साइक्लिकल प्रोसेस किस तरह से है रिसर्च। रिसर्च साइक्लिकल का मतलब, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, साइक्लिकल का मतलब होता है चक्रीय प्रक्रिया, मींस नेवर एंडिंग, नेवर एंड्स, ये प्रोसेस कभी खत्म ही नहीं होती है। स्लाइड आपके सामने है गाइस, जैसे अभी हमने स्टेप्स जो है वो डिस्कस कर रहे थे, देखिए अब ये इसको मैंने 5 में कंक्लूड कर दिया, तो सारी चीजें आप इसमें कवर हो जाएंगी गाइस, कि हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे रिसर्च एरिया को, और फिर ये इस तरह से रिसर्च डिजाइन, फिर कैरी आउट करेंगे रिसर्च को, फिर एनालाइज करेंगे और फिर पब्लिश कर देंगे। अभी कह रहे जो पब्लिश होगी तो खत्म होगी, नहीं खत्म नहीं हुआ, वो जो पब्लिश किया है आपने, ठीक है, तो वो वहीं से जो है एक और प्रॉब्लम निकल करके जो है आ जाएगी, कहीं ना कहीं वहीं से फर्दर। अब देखिएगा कोई भी आप जा करके
आप जाइए यूनिवर्सिटी में, लाइब्रेरी में, ठीक है, और आप जाइए एनआईएमएच में, जाइए एनआईएमएच की लाइब्रेरी में जाइए, वहां पर जाकर के आप जो है जब पुरानी थीसिस उठा करके देखेंगे, किसी की भी पुरानी थीसिस, वेदर एमएड, एमफिल, पीएचडी, तो देखिएगा लास्ट में जाकर के वो फर्दर रिकमेंडेशन देते हैं जाकर के फर्दर कि इस रिसर्च के ऊपर, क्योंकि हम सब कुछ तो नहीं कर सकते हैं, हमारी जो है बहुत सारी इस रिसर्च को करते समय हमारी लिमिटेशंस होती हैं, ठीक है। अभी मैं अगर कोई चीज करना चाहती हूँ तो जरूरी है मैं पूरे के पूरे वर्ल्ड को इसमें ले लूं, नहीं, मेरी लिमिटेशंस है, टाइम की लिमिटेशन हो सकती है, फाइनेंशियल लिमिटेशंस हो सकती है, एनर्जी की लिमिटेशन हो सकती है, बहुत सारी लिमिटेशंस हो सकती है। तो मैंने उसको, जिसको सारी दुनिया में जानने का कोशिश करनी है, लेकिन मैंने उसको अपनी लिमिटेशन को देखते हुए सिर्फ मैं हरियाणा तक या रोहतक तक ही लेकर के आ पाई। तो अब यहाँ तक मैंने तो अपनी रिसर्च कंप्लीट कर ली, अपने एक स्टेट को कवर करते हुए, ठीक है, लेकिन वहीं से फर्दर जो है वो आगे और प्रॉब्लम्स आ जाएंगी कि यदि इसी रिसर्च को हम जो है वो एक प्रॉपर जो है पूरी कंट्री पर कर सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है, जोन वाइज हम लोग जो है वो साउथ इंडिया, सॉरी साउथ इंडिया पे, नॉर्थ इंडिया पे, इस तरह से हम लोग कुछ एक स्टेट्स को लेकर के भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, तो ये जो रिसर्च जो है गाइस जो हो गया है, उसमें बचा क्या है और आप क्या कर सकते हो, ठीक है, प्रॉब्लम में से नई प्रॉब्लम किस तरह से निकल करके जो है वो आ रही है, तो ये क्या होगी गाइस, इसलिए इसको कहते हैं चक्रीय प्रक्रिया, नेवर एंडिंग प्रोसेस। ये आपने एक लिया, अपने डाटा को कंप्लीट करके एक सॉरी एक जो है वो आपने पब्लिश कर दिया, अपनी रिपोर्ट दे दी है, अब वहीं से जो है एक नई रिसर्च का जो है वो जन्म हो जाएगा, नई समस्या का जन्म हो जाएगा, क्या नया बचा, और ये नया कौन देख पाएगा गाइस, जो क्रिटिकली उसको इवैल्यूएट करेगा, जो क्रिटिकली उस रिसर्च रिपोर्ट को एनालाइज करेगा, तभी जो है वो नई प्रॉब्लम उसमें निकल करके आएगी, ठीक है। तो इवन खुद फाइंडर, इवन खुद रिसर्चर एंड में जाकर के बता रहा है जी मैंने इस तरह से इतनी लिमिटेशन में इन चीजों को सर्च किया है, ये रिजल्ट है, और फर्दर यदि इसी टॉपिक के ऊपर कोई कुछ करना चाहे तो ये चीजों को भी कवर किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल सैंपल बढ़ाया जा सकता है, दूसरी मेथड के साथ कर सकते हैं, दूसरे एरिया में कर सकते हैं, दूसरी डिसेबिलिटी को लेकर के कर सकते हैं, सो मेनी थिंग्स। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ, इट इज अ साइक्लिकल प्रोसेस, किस तरह से प्रॉब्लम में से ही नई प्रॉब्लम निकल करके आ रही है, और ये रिसर्च की प्रोसेस नेवर एंडिंग कंटिन्यू जो है वो चलती रहती है, ठीक है। और एक और जो लास्ट करेक्टरिस्टिक्स रह गई थी गाइस, जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन का मतलब क्या है, साधारण जन सामान्य तक जो है उस चीज को, उस रिजल्ट तक पहुंचाना। आपने एक लिमिटेशन में, चाहे वो एक डिग्री की लिमिटेशन के लिए, फाउंडेशन के लिए आपने करा हो, चाहे अपने इंटरेस्ट से करा हो आपने उसको, ठीक है, चाहे आपने किसी प्रोजेक्ट के सपोर्ट में किया हो, अब वो जब रिजल्ट आ गए हैं, आपको याद होगा जब भी हम लोग को ये जो असेसमेंट टूल्स वगैरह की बात करते हैं, अभी पीछे मैंने आरंभ टूल के बारे में डिस्कशन किया था, तो मैंने क्या कहा था, वो यूनिसेफ का एक रिसर्च प्रोजेक्ट है, तो यूनिसेफ ने उसके लिए फंडिंग करा, तो वहां जो एनएमएच की टीम है उनके लिए इस रिसर्च के लिए क्या था कि उनको एक प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के अंडर उन्होंने इस रिसर्च को करा, अब जब रिसर्च हो गई उसके ऊपर, तो अब वो उसका रिजल्ट क्या बन करके आया, एक टूल बन के आया, अर्ली चाइल्डहुड स्पेशल एजुकेशन 3 to 6 years के इंक्लूसिव मॉडल के लिए आप जो है उस टूल को यूज कर सकते हैं। तो खाली अगर वो टीम ने उस रिसर्च को कर करके एक किताब में बंद करके रख दिया तो उसका क्या फायदा, जब तक वो रिसर्च जन साधारण तक नहीं जाएगी, जिनके लिए बनाई गई है उन तक पहुंचेगी नहीं, दैट इज कॉल्ड जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण, ठीक है। तो किसी भी रिसर्च का जनरलाइज होना जो है वो बहुत जरूरी है, ठीक है, ताकि उसका जो बेनिफिट है वो जो है, जो भी आपने ज्ञान इकट्ठा किया है, जो भी आपने नॉलेज ऐड करी है, वो नॉलेज का फायदा जिनके लिए करी है वो ना उठा पाए तो उस रिसर्च का क्या बेनिफिट है। तो गाइस ये करेक्टरिस्टिक्स हैं जो अपने आप में बहुत ही वास्ट है, और अपने आप में जो एक एक टॉपिक है गाइस, अगर मैं कहना चाहूँ तो रिलायबिलिटी के आगे और बहुत सारे टाइप्स हैं, वैलिडिटी के और बहुत सारे टाइप्स हैं, तो इस तरह से गाइस ये सारी जो है करेक्टरिस्टिक्स जो है वो रिसर्च जैसे ब्रॉड टॉपिक को एक्सप्लेन करने में, आपको जो है वो समझने में बहुत मदद करेंगी, ठीक है। तो ये थी गाइस आपकी स्टेजेस, स्टेप्स, प्रोसेस ऑफ रिसर्च, ठीक है, इट इज अ साइक्लिकल प्रोसेस। नाउ हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं कि डिस्कवरी, इन्वेंशन और इनोवेशन ये क्या है, क्या ये सेम है या अलग अलग है, खोज करना किसी भी चीज की। अब आप देखेंगे इनको हम लोग जनरली सबको ही खोज करना, रिसर्च करना, किसी भी चीज को जानना, इन्हीं नाम से जानते हैं। तो डिस्कवरी क्या होती है,
ठीक है। तो जनरली हम लोग इनको हम रिसर्च के सिनोनिमस वर्ड्स के रूप में जो है वो यूज करते हैं, तो इसलिए मुझे लगा कि इनको यहाँ पे एक बार क्लियर करना जो है वो बेहतर होगा, बिकॉज इट इज एन इंट्रोडक्टरी सेशन फॉर द रिसर्च। तो डिस्कवरी क्या होती है? डिस्कवरी मीन्स डिस्कवर करना किसी भी चीज को, यानी वो ढकी हुई है किसी चीज से। ठीक है, सिंबॉलिक मीनिंग जानने का प्रयास कीजिएगा। मतलब उसको डिस्कवर करना, कैसे डिस्कवर करना? अनकवर करने का, कुछ जो चीज ढकी हुई है उसको अनकवर कर दीजिए, उसको खोल दीजिए। न्यू इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स थ्रू रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन, अनुसंधान के द्वारा इन्वेस्टिगेट करके जो है, जो चीजें कवर्ड हैं, जो चीज छुपी हुई है, आप उनको अनकवर कर दीजिए। किनको? नई इंफॉर्मेशन को और फैक्ट को। ठीक है, डिस्कवरी का एग्जांपल हो सकता है गाइस, आप ये कुछ एक एग्जांपल आपके सामने है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जो है सेशन के बाद जो है एक एक एग्जांपल जो है, एक डिस्कवरी का, एक इन्वेंशन का और एक इनोवेशन का जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ताकि इनके बीच में डिफरेंस आपको और भी अच्छे से क्लियर हो, और मुझे भी समझ में आए कि आपको ये तीनों चीजें समझ में आई हैं कि नहीं आई हैं। ठीक है, तो डिस्कवरी जैसे कि फाइंडिंग अ न्यू स्पेशीज ऑफ प्लांट और एनिमल। ठीक है, पौधे की कोई नई जो है वो जाति का निकाल करके लाना, कि नया पौधा है, एक नए जानवर की खोज जो है वो कर लेना, एक नई नई जो है जनजाति की जो है वो आप खोज करके लाते, तो ये क्या है? डिस्कवरी है। वो तो पहले से ही थे, है ना। डिस्कवरी क्या करना है? पैदा नहीं करना है किसी चीज को, ऑलरेडी वो है, एग्जिस्ट कर रहे हैं। आपने जस्ट उस पर से कवर को हटाना है, उस इंफॉर्मेशन से खोज करके लेकर के आना है। दैट इज कॉल्ड डिस्कवरी। रिवीलिंग अ सीक्रेट और अ स्कैंडल, कोई भी सीक्रेट है किसी का और उसको आप रिवील कर करके लाते, दैट इज ऑल्सो डिस्कवरी। ठीक है, तो डिस्कवरी चैनल हम लोग बचपन से ही देखते आ रहे हैं, तो उससे बहुत सारी चीजें, तो वो तो जंगल, वो अमेजोन के जंगल है, वहां पे जानवर है, वो सब कुछ तो ऑलरेडी है, वो सारी इंफॉर्मेशन है। हमने सिर्फ क्या करा, वो डिस्कवरी चैनल वाले क्या है, उसको खोज करके ला करके हमारे सामने एक पिक्चर के रूप में, एक से एक इमेजेस के रूप में हमारे सामने उन्होंने ला करके रख दिया। दिस इज डिस्कवरी, खोज। ओके, आई होप कि क्लियर होगा नाउ। इन्वेंशन, अब इन्वेंशन क्या होती है गाइस? इन्वेंशन मीन्स न्यू आइडिया, कुछ नया आइडिया है ना। occurs when you are creating completely new idea, जब आप कुछ नया आइडिया लेकर के आते हैं, कुछ अनकवर नहीं कर रहे हैं, कोई चीज जो ऑलरेडी है उसको खोज के नहीं लेके आ रहे, आप अपना नया आइडिया लेके आ रहे हैं, जिससे आप पहचाने जाओगे कि ये इन्वेंशन। पढ़ते हैं ना हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, फला चीज, टीवी की इन्वेंशन किसने करी, मोबाइल की इन्वेंशन किसने करी, हवाई जहाज की इन्वेंशन किसने करी, एंड ऑल। तो ये न्यू, जब न्यू की बात होती है, कोई नया आइडिया, कोई नई क्रिएटिविटी से जुड़ा होता है। ठीक है, जब आप क्रिएट करते हो कंप्लीटली न्यू आइडिया, दैट इज कॉल्ड इन्वेंशन। जैसे लाइट की खोज करना, बल्ब की खोज करना, टेलीफोन का जो है वो इन्वेंट कर करके हम लोग लेकर के आए हैं। अभी मोबाइल हो गया, मोबाइल के बाद अब आगे आप देख लीजिए लैपटॉप है। लैपटॉप तो आप देखिएगा कि अब लैपटॉप में क्या है, आपकी जो है वो स्क्रीन है, नई टाइप की स्क्रीन की, जैसे अब आगे आप इनोवेशन में आ जाएगा आपका। ठीक है, तो उसको अब इसी को ही, लैपटॉप को आप जब खोज करके लेकर के आ रहे हो, नया न्यू चीज लेकर के आ रहे हो, न्यू आइडिया, बिल्कुल न्यू। ठीक है, तो तब आपका क्या हो जाएगा, वो इन्वेंशन हो जाएगा। अब जब उस आइडिया में आप इम्प्रूव कर करके लेकर के आ रहे हो, दैट इज कॉल्ड इनोवेशन। ठीक है, तो इसीलिए गाइस मैंने हाईलाइट करे हैं, जब कोई एग्जिस्टिंग आइडिया को अनकवर कर रहे हो तो डिस्कवरी। ठीक है, जब कोई कंप्लीटली आप अपना ही आइडिया लेकर के आ रहे हो, दैट इज न्यू आइडिया, मीन्स दैट इज इन्वेंशन। ठीक है, जब कोई एग्जिस्टिंग आइडिया है, बल्ब है ऑलरेडी, है ना, टेलीफोन है ऑलरेडी, अब आपने लैपटॉप ऑलरेडी है, ठीक है, इंटरनेट है ऑलरेडी, अब आप क्या कर रहे हो, उसमें कुछ अपना न्यू आइडिया लेकर के आ रहे हो, सॉरी, इम्प्रूव कर रहे हो आप उसको, जब उसमें आप कोई चीज अपनी तरफ से कुछ अलग से जोड़ रहे हो, दैट इज कॉल्ड इनोवेशन। ठीक है, तो जैसे कि अब लैपटॉप ऑलरेडी हमारे पास है, ठीक है, हम स्क्रीन हम लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, फ्लेक्सिबल स्क्रीन है, अ न्यू टाइप ऑफ स्क्रीन दैट कैन रोल अप लाइक अ न्यूज़पेपर, ऐसे स्क्रीन जिसको आप न्यूज़पेपर की तरह रोल कर सकते हो। ठीक है, नोटबुक की तरह आप बंद कर सकते हो, नोटबुक की तरह टैब के रूप में आगे, तो ये सब क्या है, इनोवेशंस है गाइस। उसमें और नए नए आप अपने आइडियाज को इम्प्रूव करते चले जा रहे हो। लेकिन जब वो चीज पहली बार आई थी, तो क्या होगा, वो आपका इन्वेंशन होगा, और जब आप उसको इम्प्रूव करते चले जाओगे तो इनोवेशन होगा। और जब आपने कोई चीज को खोजा है,
अनकवर करा है उस इंफॉर्मेशन को, दैट इज डिस्कवरी। आई होप कि गाइस ये चीज आपको क्लियर होगी। पहले से भी शायद आप लोग जानते होंगे, तो लेकिन क्योंकि ये इससे कनेक्टेड थी तो मैंने इसको यहाँ लाना बेहतर समझा गाइस। तो जैसे कि ड्रोन है, ये क्या है ना, इंटरनेट की बात करें, इलेक्ट्रिक स्कूटी आ गई है आजकल, तो ये सारी क्या है, इनोवेशंस है, नए नए इंप्रूव कर रहे हो आप अपने आइडियाज को जो है वो और इम्प्रूव करते चले, बेहतर करते जा रहे हो, और सुख सुविधाओं में जो है आपका जो है वो होता है। जितने भी गैजेट्स हैं, जितने भी हम डेली लाइफ में जो है वो नई नई जो है मशीन्स यूज कर रहे हैं, तो ये सारी क्या है गाइस, इनोवेशंस है। ठीक है, तो ये तीनों कंसेप्ट हैं गाइस जो मिलते जुलते हैं रिसर्च से, लेकिन रिसर्च नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे, इनको क्लियर करेंगे, और एग्जांपल्स इसमें ऐड करके और अच्छे से क्लैरिटी जो है वो ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस सेशन, पर्पस ऑफ रिसर्च, अनुसंधान का उद्देश्य क्या होता है। क्योंकि मैंने आपको शुरू से बताया था, जो रिसर्च होती है वो गोल ओरिएंटेड होती है, पर्पसफुल होती है। तो कौन कौन से पर्पस होते हैं गाइस, इसके तीन पर्पस की हम लोग बात कर रहे हैं। मेन जो तीन पर्पस होते हैं किसी भी रिसर्च के, क्या हो सकते हैं, नॉलेज को एक्सप्लोर करना, नॉलेज को डिस्क्राइब करना, और नॉलेज को एक्सप्लेन करना, ईडीई। ठीक है, इसे याद कर सकते हैं, ईडीई, एक्सप्लोर, डिस्क्राइब और एक्सप्लेन। तो आइए किस तरह से है ये देखते हैं हम लोग। सबसे पहले है एक्सप्लोर करना, ज्ञान को एक्सप्लोर करना। एक्सप्लोर इज डिफाइंड एज टू सर्च और इन्वेस्टिगेट और ट्रेवल इन, उसके अंदर पहुंचना, इन डेप्थ जो है वो खोजना, पता लगाना चीजों को। टू लुक एट समथिंग इन ए केयरफुल वे, टू लर्न मोर अबाउट इट, टू स्टडी और एनालाइज समथिंग। ठीक है, ऑलरेडी चीजें हैं, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको और डिस्कवर करने का प्रयास कर रहे हैं, खोजने का, इन डेप्थ जो है वो उसमें ट्रेवल कर रहे हैं, इन डेप्थ जो है वो जानने का प्रयास कर रहे हैं। टू लुक एट समथिंग, किसी चीज को सावधानी से देखना, एक्सप्लोर करना। ठीक है, जैसे कि स्पेस की रिसर्च है तो ऑलरेडी है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, कनेक्टेड टू डिस्कवरिंग थिंग्स। ओके, चेकिंग आउट द इनसाइड ऑफ अ केव, एक गुफा है, बहुत पुरानी गुफा है, कभी आज तक कोई गया नहीं उसमें, हम डिस्कवर करने की कोशिश करें। आए दिन हम लोग देखते रहते होंगे, नेट पे आपको दिखाता है कि ये गुफा जो है यहाँ पे रावण रहता था, ये लंका, श्रीलंका में जाकर के, तो इस तरह के मैं क्या कर रहे हैं, ऑलरेडी वो चीजें हैं, लेकिन हम जो है रावण की जो वो आपका जो लंका है, नगरी है, उसको हमें क्या कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। साइंटिस्ट जो हैं, अनुसंधानकर्ता जो है वहां जा रहे हैं और उनको डीपर वे में जो उसको देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो चेकिंग आउट द इनसाइड ऑफ द केव। ठीक है, रिसर्चर आर एक्सप्लोरिंग हाउ लैंग्वेज इज एक्वायर्ड बाय चिल्ड्रन, रिसर्चर क्या जानने का प्रयास कर रहे हैं कि बच्चा भाषा कैसे सीखता है, बच्चे का विकास कैसे होता है। तो ये क्या है, ये हम ज्ञान को एक्सप्लोर करने का प्रयास करें। तो सबसे पहला उद्देश्य होता है रिसर्च का गाइस, एक्सप्लोर करना, चीजों को ऑलरेडी है, एग्जिस्ट कर रही है, आपको बस एक्सप्लोर करना है। ठीक है, तो ये कुछ एक एग्जांपल है एक्सप्लोरिंग के। देन है यानी पता लगाना, नेक्स्ट है डिस्क्राइब करना, आप चीजें हैं उनका आपको आपने खोजा, उसको आप वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब करना है। टू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, चरों के बीच में जो चीज वेरी करती है, जो बदलती रहती है ना, तो के बीच में संबंध को देखना, दो चीजों के, दो वेरिएबल के बीच में। जैसे कि टू डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ अ सर्टेन ग्रुप ऑफ द पीपल, कंपनीज और चिल्ड्रन और एटसेट्रा। ये एक एग्जांपल यहाँ पे और दे रखा है, डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ अ पर्टिकुलर ट्राइब, कि ये पर्टिकुलर जो ट्राइब है, जनजाति है, इसका बिहेवियर कैसा है, उसको एक्सप्लेन करना। ठीक है, और एग्जांपल हो सकता है आपका कि जो स्पेशल टीचर्स होते हैं उनके जो जॉब का जो स्ट्रेस होता है, जॉब स्ट्रेस होता है, वो उनकी जॉब परफॉर्मेंस के ऊपर किस तरह से असर करता है, कैसे इफेक्ट करता है। इस चीज को हमने रिसर्च करके और फिर हम उसका वर्णन कर रहे हैं कि ये इस तरह से जो है इसको इफेक्ट करता है। तो ये जो दो वेरिएबल है, जॉब स्ट्रेस और जॉब परफॉर्मेंस, उन दोनों के बीच में क्या संबंध है, उसको डिस्क्राइब करना आपका जो है वो रिसर्च का दूसरा उद्देश्य हो सकता है। तो जब डिस्क्राइब मतलब कि वेरिएबल्स के बीच में कनेक्शन की बात करेंगे, एक्सप्लोर मतलब कि चीजें ऑलरेडी हैं, उनको और इन डेप्थ जाकर के देख करके उनको आपको क्या करना है, उनको हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्लोर करने की जो है वो चेष्टा कर रहे हैं, रिसर्च के माध्यम से खोज करने की, डिस्कवर करने की। ठीक है, डिस्क्राइब हो गया, एंड देन लास्ट है एक्सप्लेन करना, व्याख्या करना किसी भी चीज की। वी नीड टू एक्सप्लेन दैट व्हाई समथिंग हैपेंस,
ठीक है। डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्राइब करना चीजों का, आगे हम रिसर्च के टाइप्स पढ़ेंगे तो ये पर्पस और भी अच्छे से आपको क्लियर होंगे, क्योंकि यही ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के आपको जो है टाइप्स जो है वो आपको आगे समझ में आएंगे, कि हम यहाँ समझाने की जरूरत है कि कुछ क्यों होता है, क्यों आया कोविड, ठीक है। व्हाई डू पीपल इन अ पर्टिकुलर एज ग्रुप कम टू अ पर्टिकुलर डिजीज देन अदर एज ग्रुप, रीजन फॉर दिस। हम ये एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो प्रॉब्लम है या ये जो बीमारी है इस पर्टिकुलर एज ग्रुप में ही क्यों हो रही है, क्यों आजकल जो है वो कैंसर, अलग अलग प्रकार के कैंसर के जो है केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है। तो जब कोई चीज क्यों हो रही है उसका आंसर जो दिया जाता है तो वो आपका कहलाता है तीसरा पर्पस, एक्सप्लेन। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोविड-19 की बात करें, क्राइसिस, पीपल आर सम प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन आर सेट टू मोर इफेक्टिवेबल टू दिस। ठीक है। तो पहले से बहुत सारी स्थितियां उनमें होंगी जो कि उनको जो है वो प्रभावी कर रही है। यानी कि इस एग्जाम्पल का मतलब ये है कि कोविड-19 सबसे ज्यादा अफेक्ट किसको कर रहा था, जिनके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स पहले से थी, जो हो सकता है डायबिटीज थे पहले से, यानी कोई प्रॉब्लम, यानी स्वस्थ लोगों की बजाय जिनके अंदर ऑलरेडी किसी ना किसी प्रकार की कोई ना कोई बीमारी थी, कोई ना कोई डिजीज थी, उनको कोविड-19 ने वो उसके प्रति जल्दी सेंसिटिव थे और उनको जल्दी से जो है उसने इफेक्ट करा। तो ये चीज जो है हम जब एक्सप्लेन करते हैं तो रीजन निकल करके आया कि केसेस कौन से ज्यादा थे कोविड-19 के, जिनमें ज्यादातर वो थे जिनमें किसी ना किसी प्रकार की समस्या पहले से ही मौजूद थी, बजाय कि वो लोग जो लोग पूरी तरह से स्वस्थ थे। ठीक है। तो ये चीज जो है गाइज आपकी जो है वो एक्सप्लेन में आएगी। तो इस तरह से हमने जो है ये तीन जो है गाइज पर्पस डिस्कस करे। किसी भी रिसर्च के पर्पस जो है वो एक्सप्लोर करना हो सकता है, डिस्कवरी से कनेक्टेड, डिस्कवर करना, डिस्क्राइब करना, वर्णित करना चीजों को, ठीक है, और दो वेरिएबल के बीच में क्या कनेक्शन है, रिलेशनशिप है, और एक्सप्लेन करना चीजों को। ठीक है। तो ये क्यों हो रही हैं चीजें, तो ये तीन पर्पस थे गाइस। तो आज का ये सेशन था जिसमें हमने रिसर्च के इंट्रोडक्शन के ऊपर चर्चा करी थी। तो आई होप कि रिसर्च का बेसिक या बेस तैयार करने में आपको बहुत मदद किया होगा गाइस। तो यदि आपको सेशन इंफॉर्मेटिव लगा हो गाइस तो जो है आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, और जो है स्टे ट्यून विद द चैनल गाइस, इसी के ऊपर आपके और काफी सारे सेशंस आने वाले हैं गाइस, आपके जो है रिसर्च के पेपर के ऊपर ही। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, आपका एक एक कमेंट गाइस जो है मुझे बहुत ही मोटिवेट करता है, और मुझे आगे के जो भी सेशंस प्रिपेयर करने होते हैं या इनको और इम्प्रूव करना होता है उसमें बहुत ही अधिक मदद करता है गाइस। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून विद द चैनल गाइस, थैंक यू।